नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना में युवकों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम का ऐलान रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है। मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस स्कीम का ऐलान किया और इसके बारे में जानकारी दी। इस स्कीम से सेनाओं की औसत आयु कम होगी। अभी तक औसत आयु 32 वर्ष थी, जो घटकर बताया जाता है कि अब 24 से 26 साल के बीच रह जाएगी। इस स्कीम के तहत लड़के और लड़कियां दोनों को ही तीनों सेनाओं में भर्ती का मौका मिलेगा। आवेदन के लिए आयु 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक के बीच की होगी। मेडिकल और फिजिकल फिटनेस के नियम वही रहेंगे जो अब तक दूसरे सैनिकों के लिए रहते थे। 10वीं और 12वीं पास युवाओं को अग्निवीर के तौर पर अलग अलग पदों पर भर्ती का मौका मिलेगा। पहले साल में अग्निवीरों को सालाना 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा और चौथे साल के आखिर तक ये राशि बढ़कर करीब 7 लाख पहुंच जाएगी। सर्विस की समाप्ति पर 11,07,000 के आसपास का पैकेज उन्हें मिलेगा और जिन सैनिकों का 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा उन्हें उसके बाद दूसरे संस्थानों में रोजगार के मौके मिल सकते हैं। यानी कि जब भी कोई भर्ती निकलेगी उसमें उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ये जो सेवा काल ये 4 साल का ही होगा। उसके बाद जो भी भर्ती होंगे युवा, उनमें से 25% तक युवाओं को सेना में लंबी अवधि के लिए सेवा के लिए चुना भी जा सकता है। तो आज बात इसी स्कीम की, इसकी ज़रूरत की और साथ ही साथ इसके फायदे और नुकसान की। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं अनिल चोपड़ा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड एयर मार्शल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राकेश शर्मा जी हैं, विशिष्ट फेलो VIF से, आपका स्वागत है सर। अजय बनर्जी हैं, वरिष्ठ रक्षा पत्रकार, स्वागत है अजय जी। और वाइस एडमिरल सुनील आनंद, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगा अनिल चोपड़ा सर आपसे कि इस स्कीम को लेकर अगर मैं सबसे पहले कहूं कि अब तक जो पैटर्न था रिक्रूटमेंट का सेना में वो बहुत डिफरेंट तरीके से था, लेकिन उसे बदलकर अब युवाओं को मौका देने की बात और 4 साल के एक मैं कहूं कि सेवा काल के लिए, इसे कैसे देखते हैं और कितनी जरूरत इस तरीके के नए रिक्रूटमेंट की है भारतीय सेना को? बहुत अद्भुत और नई स्कीम है और बहुत सोच विचार के ये स्कीम बनाई गई है। 2 साल से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। गवर्नमेंट और तीनों सर्विसेज मिलके इसके ऊपर बात कर रहे थे। बहुत शंकाएं थी, बहुत लोगों को शक था कि क्या किस तरह की स्कीम होगी, मगर वो सारी चीज़ों का ऊपर बहुत मुआयना किया गया, बहुत ध्यान से उसको समझा गया और फाइनली 2 साल के बाद उन्होंने स्कीम निकाली। जैसे आपने कहा कि जो एज प्रोफाइल है आर्म फोर्सेस की कम हो जाएगी। देखिए, बहुत और देश भी हैं जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्वीडन, इजराइल, जिसमें एज प्रोफाइल बहुत कम है और ये बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कारगिल में और कई युद्धों में कि जो मेन लोगों ने जिन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया वो बहुत यंग लोग थे, 2-2, 3-3 साल की सर्विस के लोग थे जिन्हें परमवीर चक्र तक मिले। तो इसलिए ये यूथ प्रोफाइल होना जरूरी था। ये प्रोफाइल के साथ हाँ कुछ और इसके अलावा भी फायदे होंगे, जैसे कि पेंशन बिल भी थोड़ा कम होगा, हमारे पास कैपिटल परचेज के लिए पैसा बढ़ जाएगा। मगर ये एक छोटी बात है, सबसे बड़ी बात है कि यूथ प्रोफाइल की। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी कम ट्रेनिंग के साथ आप कैसे उसको एक योद्धा बना दोगे, मगर अब ये काफ़ी क्लियर है हम सबको कि आजकल के यंग लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शार्प हैं और उसके अलावा समय बदल गया है। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है। हमारे हवाई जहाज़ के अंदर भी जो सर्विसिंग हम करते हैं वो भी आईपैड को यूज़ करके करते हैं, इसलिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। बच्चे के पास आज के दिन में मोबाइल फ़ोन है, तो ये एक अच्छी स्कीम है। जो भी डाउट्स थे हमारे वेटरन्स के अंदर, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने 2-3 ब्रीफिंग्स की हैं आज और कल के अंदर और उसको क्लैरिफाई कर दिया गया और मैंने भी कुछ वो ब्रीफिंग्स अटेंड किया है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हम सबको अब मिलके इस स्कीम को सक्सीड कराना है और ये स्कीम अच्छी रहेगी। और बड़ी बात है कि इसके ये स्कीम शुरू में 4-5 साल तकरीबन एक पायलट प्रोजेक्ट जैसे चलेगी, स्कीम भी चलेगी और पायलट प्रोजेक्ट भी रहेगा और किसी स्टेज पे भी अगर कुछ उसको
बदलाव लाना है तो वो सर्विस चीफ मिलकर रक्षा मंत्री के साथ कर सकते हैं, वापस सीसीएस के पास नहीं जाने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि इन शब्दों के साथ की एक अच्छी शुरुआत है और हमको उसको सक्सीड कराना है। ओके सर, मैं इसके अलग अलग पहलुओं पर थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर राकेश सर, जिस तरीके की भारतीय सेना की आकार है और इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं, भारत का ओपन बॉर्डर जिस तरीके से है और अलग अलग फ्रंट पर हमेशा हम देखते हैं कि वहाँ पर कई बार आमने सामने की भिड़ंत होती रही है। ऐसे में भारतीय सेना में नए ब्लड का इस तरीके से लेना और बहुत यंगर एज के जो हम टैलेंट हैं, मैं कहूँ यूथ है, उसको शामिल करना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महज 4 साल के लिए ट्रेनिंग, बहुत सारे टफ कंडीशंस होती हैं, वो कितनी जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे और जो बाकी सैनिक होंगे उसके साथ कैसे वो कदम ताल कर पाएंगे। थैंक यू कविन जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एयर मार्शल चोपड़ा की बात से बहुत सहमत हूँ और ये जो स्कीम है इसको एक ऑप्टिमिस्ट के तरीके से देखना चाहिए कि भाई फ्यूचर क्या है और इसमें एक फ्यूचर को पॉजिटिव तरीके से देखने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक फौज का लेवल है, कितना फौज चाहिए, कितनी कॉम्बैट पावर चाहिए फौज को, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, इंटीग्रेट होने के बाद में ये एक डिटेल डिसीजन होता है। तो कितनी फौज चाहिए वो एक सेपरेट इशू है, उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वो एक क्लासिफाइड इशू है। ना मैं ये बोलना चाहूंगा ये जो स्कीम है एक नई स्कीम है। कई बार फौज ने पिछले 6-7 दशक में नई नई स्कीम्स लाए हैं, ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कीम है। इसमें ये बोलना कि ये फौज का पहले भर्ती ऐसा होता था, भर्ती ऐसा होता है, ये एक नई भर्ती की स्कीम है। इसको पुरानी भर्ती की स्कीम के साथ मिला के नहीं देखना चाहिए। 4 साल का टेन्योर, ऐसे आप सही बोला है, 4 साल के टेन्योर में एक बहुत अच्छा उम्दा फाइनेंशियल पैकेज दिया गया है। ये फाइनेंशियल पैकेज सैलरी के रूप में दिया गया है या सेवरेंस पे जो 11,70,000 जो उनको मिलेगा 4 साल छोड़ेंगे वो पैकेज है। इसके बाद इंश्योरेंस का 48 लाख का पैकेज है और एक एक्स ग्रेशिया का पैकेज है बैटल कैजुअलिटी को। सो एक बहुत उम्दा फाइनेंशियल पैकेज बनाया गया है। 4 साल के बाद में व्यक्ति क्या करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये काफी लोगों को एंग्विश में डालता है कि हम 4 साल बाद बाहर भेज देंगे। तो इसके विषय में जैसे आपने शुरू में बोला था, गहन विचार हो रहा है और 4 साल का समय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गवर्नमेंट की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और आर्म फोर्सेस की अप्रोच आपस में मिलकर ऐसा एवेन्यूज क्रिएट करेंगे कि इन लोगों को बाहर जाके जो वेल ट्रेन्ड है, वेल एक्सपीरियंस है और अच्छे लड़के हैं, इनको बाहर अच्छी तरह से काम मिल सके या काम वो कर सके। तो मैं इस विषय में ऑप्टिमिस्ट हूं कि इनके बारे में किया जा सकता है। सो ओवरऑल जो इंडक्शन स्कीम है मेरे विचार से ये एक अच्छी स्कीम है और जैसे एयर मार्शल चोपड़ा ने बोला, इसका जो पावर्स है चेंज करने का ये रक्षा मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है। तो इसके कारण जब कल को कोई चीज समझ में आती है कि ट्वीक करने की आवश्यकता है तो वो साथ साथ ट्वीक की जा सकती है। तो इसकी स्कीम को एक डायनामिक तरीके से बनाया गया है, तो इसको इस विषय में क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्कीम काफी सक्सेसफुल है। हमको ये सोचना है कि 4 साल के बाद इन बच्चों को कैसे एम्प्लॉय किया जा सके और इसके विषय में हमारे पास 4 साल का समय है और हमको ये डिसाइड करने की जरूरत है। राकेश सर, लेकिन एक पॉइंट जो इस स्कीम के बाद बहुत सारे जो हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट हैं वो भी इस पर कह रहे हैं कि 2 पॉइंट मैं साफ तौर पर थोड़ा सा जानना चाहूँगा। एक ये कि 4 साल ही क्यों, क्या इसके साथ हम जो एक सिस्टम रोटेशन का उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर जैसे कि कहा ऐसे पहले पैनलिस्ट ने कि भारतीय सेना का आकार जिस तरीके का है और जो उसमें सबसे ज़्यादा खर्च है जीडीपी का, अगर हम उसमें देखते हैं वो सैलरी और पेंशन के हिस्से में जाता है, यानी कि अनप्रोडक्टिविटी और दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी, उस पर रिसर्च के लिए फंडिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं? या आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी राकेश रविंद्र जी। जी हाँ जी रविंद्र जी, ये जो फाइनेंशियल पैकेज है इसका कोई खास इस वक्त फर्क नहीं है। जैसे रक्षा मंत्री जी ने भी बोला आज, जो पेंशन का फर्क होगा वो 15-16 साल के बाद होगा या 17 या 19 साल के बाद। उस पेंशन का आज तो कोई फर्क ही नहीं है। तो इसका कहना कि इस स्कीम से पेंशन कम हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। पेंशन का आज की डेट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। 19 साल के बाद होगा उसका फर्क, वो आज के बारे में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सैलरीज का जरूर इसमें फर्क पड़ता है बिकॉज कुछ थोड़ी स्ट्रेंथ फौज की कम हो जाएगी।
कुछ बिकॉज 2 साल में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, उस कारण से कम हुआ है, कुछ थोड़ा रिक्रूटमेंट अभी हम मैनेज कर रहे हैं, स्कीम धीरे धीरे बढ़ेगा तो थोड़ा रिक्रूटमेंट से सैलरी में फर्क पड़ सकता है, वो भी ज्यादा डिफेंस बजट के हिसाब से ज्यादा नहीं है। तो सैलरी और पेंशन के कारण ये स्कीम बनाई गई है, ये आज की तारीख में कहना सही नहीं है। ये इन लॉन्ग टर्म हो सकता है कि इसमें सैलरीज और पेंशन में फर्क पड़े और उसका डिफेंस बजट पे असर पड़े, तो ये मैं इसको सैलरीज और पेंशन से मिला, इसको आज की डेट में मिलाने में मैं उचित नहीं समझता हूं। ओके सुनील सर, आपका जो एरिया है और जिस मैं कहूँ कि फील्ड में, क्योंकि तीनों अंगों में सेना में ये भर्ती होगी और खास तौर पर महिला पुरुष यानी कि मेल फीमेल दोनों का रिक्रूटमेंट यहाँ पर होगा, कैसे आप देखते हैं उस ब्रांच के लिए जहाँ पर अभी भी एक बड़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ मैं कहूँ कि जो नॉलेज है या फिर एक्सपर्टीज है उसके साथ आना होता था, लेकिन 4 साल के लिए इस दौर में उन्हें ट्रेनिंग भी देना और उन्हें सर्व भी करना है, किस तरीके से बेनिफिट ले पाएंगी हमारी तीनों ब्रांचें? ये आप मुझसे पूछ रहे हो? जी सर। जी, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जैसे मेरे को होस्ट ने भी, इन्होंने भी कहा है कि भाई ये 4 साल की स्कीम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कीम, इट्स एन एक्सीलेंट स्कीम। अभी आप जो कह रहे हो कि इसमें both male and female are being recruited together. Yes, both will be recruited together in the scheme. In both male and female को recruit किया जाएगा। अभी हमारी तीनों सर्विसेज, मैं खास तौर से नेवी के लिहाज से अगर मैं कवर करता हूं या कहता हूं, हमारे तीनों सर्विसेज टेक्निकली बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, देयर इज नो डाउट। एंड यहाँ पर कि आज की तारीख जो यंगस्टर्स ज्वाइन करते हैं, जो मेल जाते हैं, जो फीमेल्स आते हैं, इनको they will get an opportunity of, they are very quick minds to gather immediately this information technology and work towards it. Within 6 to 8 months or 8 training ke lihaz se, they will get themselves totally updated. They will get onto the job of producing the best out of in the span of 4 years, and that's the way I foresee they will go ahead. Do I answer your question? Okay. अजय जी, अजय बनर्जी जी, आपके नज़रिए से इस पूरे स्कीम को समझिए, क्योंकि आप लंबे समय से पूरी की पूरी सेना को कवर करते रहे हैं, जो ज़रूरतें हैं, मैं सबसे पहले आता हूं कि स्कीम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है और स्कीम से जो मेन मकसद है वो क्या अचीव करती हुई ये स्कीम नज़र आएगी? देखिए, सबसे पहले जैसे हमारे पैनल में हेमाश्री चोपड़ा ने या जनरल शर्मा ने बताया कि देखिए, इस स्कीम से ये नहीं है कि ये पुरानी स्कीम है, ये एक बिल्कुल नई स्कीम लाई जा रही है थल सेना, वायुसेना और नौसेना की भर्ती की। इसमें 4 चीजें बड़ी अहम मैं देख रहा हूं सर। पहली चीज ये है कि थल सेना के प्रमुख ने ये बोला कि जो रेजिमेंटल सिस्टम है, नाम, नमक और निशान, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जो फिजिकल मापदंड है या मेडिकल मापदंड है रिक्रूटमेंट में, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो लोगों को डर लग रहा था कि कैसे को फिजिकल मापदंड बदला जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, उन्होंने बड़ी अहम बात बताई प्रेस वार्ता में आज, ये कि जो भी रिक्रूटमेंट होगा, जो भी बात होगी, वो एक साइंटिफिक मॉड्यूल होगा और जिनको भर्ती के बाद 25% को जिनको रिटेन किया जाएगा, वो एक साइंटिफिक पैटर्न है, ऐसे ही नहीं रिटेन किया जाएगा। चौथी बात बड़ी अहम राजनाथ जी ने बोली है, उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि और मंत्रालय और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये सब लोग अनाउंस करेंगे कि हम इनके लिए जगहें रिजर्व कर रहे हैं। पांचवी और अहम चीज, वायुसेना और नौसेना में हमारे बहुत सारी चीजें जो है प्राइवेटाइज हो रही हैं। जो ये अब ट्रेंड मैन पावर बाहर जाएगी, निजी क्षेत्र में काम करने, जो रक्षा उद्योग में काम कर रही हैं कंपनियां, वहां पर ये ट्रेंड मैन पावर इमीडिएटली अवेलेबल चाहिए और वहां पर काम के लिए ये काम करेंगे। जैसे थल सेना बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज कर रही है या आउटसोर्स कर रही है, वहां पर इनका फिटर का काम, ये सब काम में काम आएंगे। ये कहने के बावजूद मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अभी स्कीम शुरू हुई है, इसको सेटल होने में कुछ साल और कुछ वर्ष लगेंगे और अभी इंतजार करिए कि ये अच्छी है या बुरी है। इसको अभी बुरी कहना अच्छा नहीं होगा, इंतजार करिए। एक नया पैटर्न है, 200 साल बाद रेजिमेंट का सिस्टम चेंज हो रहा है, रेजिमेंट रिक्रूटमेंट का सिस्टम चेंज हो रहा है। ब्रिटिश कर गए थे कि जाटों की रेजिमेंट 200 साल पुरानी है, तो जाट ही भर्ती होंगे या सिख भर्ती होंगे, मेरे सिख भाई भर्ती होंगे या जाट भाई भर्ती होंगे। वो एक बदलाव आज जैसे बताया कि ऑल इंडिया ऑल क्लास, यानी सारे इंडिया में से कोई भी किसी भी श्रेणी में से आदमी किसी भी पलटन में आ सकता है। तो इस बात की चीज को अभी इंतजार करिए कैसे बैठती है चीज। वायुसेना और थल सेना में आसानी से बैठ जाएगी, और माफी चाहता हूँ, वायुसेना और जल सेना में आसानी से बैठ जाएगी, थल सेना में जरा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। ओके, अनिल चोपड़ा सर, क्योंकि
बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि जहां पर यूथ के लिए कुछ साल तक देश को सर्व करना होता है एक सैनिक के तौर पर, और वो ब्लड बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि यूज़फुल दिखता है एज अ कंट्री उनकी सेनाओं के लिए। क्या हम, क्योंकि नई स्कीम है, बिल्कुल सही कहा अजय ने कि किस तरीके से शेप लेगी और उसमें जो बदलाव के चांसेस हैं, जो जिसके बारे में साफ कहा गया है कि इसमें ऑप्शंस खुले रखे गए हैं, क्या हमें उसी तरफ धीरे धीरे हम बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं और इसकी ज़रूरत भारत जैसे विशाल देश जहां पर एक यूथ ब्लड बहुत ज़्यादा है, वो उसका एक बेनिफिट यहां पर हमें मिल सकता है? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये ऐसी स्कीमें बहुत ही कंट्रीज में है, इवन अमेरिका में है, रशिया में है, हर तरह की कंट्री, छोटी कंट्रियों में तो बहुत सी स्कीमें हैं। और मैं कॉन्स्क्रिप्ट्स की बात नहीं कर रहा, वॉलंटियर्स की बात कर रहा हूँ। कम समय वाली स्कीमें हमने भी पहले चलाई हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन रही है अफसरों के लिए। कई बार हमने देखा कि जब भी कोई नई स्कीम आई तो कुछ रेजिस्टेंस हुई है। ज्यादातर रेजिस्टेंस सर्विस में नहीं होती इतनी, क्योंकि सर्विस वाले वो सारा टाइम जो नई स्कीम बन रही है उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर कई वेटरन्स जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती वो बाहर से कुछ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि कई वेटरन्स के दिमाग में एक पुरानी तरीके फिक्स्ड हुए होते हैं उनके दिमाग के अंदर, तो कुछ रिएक्शन होते हैं। मगर हमें खुशी है कि 2 मेजर ब्रीफिंग्स आज हुई, जिसके अंदर सब जो भी डाउट्स थे लोगों के वो क्लियर कर दिए गए, और इसीलिए हम आज आके टेलीविजन पे ये सारी चीजें क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये छोटा समय, आज किसी ने पूछा कि ये 4 साल क्यों, 5 साल क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 7 नहीं, ये देखिए जो इंडिविजुअल है उसको या तो फौज में 25% आगे चलेंगे, बाकी लोग बाहर चले जाएंगे, कोई वॉलंटरी भी बाहर जा सकता है। तो ये कैटेगरी वाले जो बाहर जा रहे हैं उनको भी कुछ नया कैरियर बनाना है, इसलिए उनको समय चाहिए। इसलिए ये 4 साल से स्कीम ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। 1-2 यंग ऑफिसर्स थे इजराइल के, उन्होंने एक किताब लिखी है स्टार्टअप नेशन। मैं चाहता हूं कि सब वेटरन्स इस किताब को पढ़ें, स्टार्टअप नेशन। वो उन्होंने बताया कि कैसे वो देश के यंग लोगों ने उस देश को कैसे बदलाव लाए और कैसे वो सब ने फौज के अंदर से कैसे वो डिसिप्लिन होके बाहर निकले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम देखिए जो नंबर्स हैं वो 10 साल लग जाएंगे कि नंबर्स में बदलाव आने के। और जैसे जनरल शर्मा ने कहा कि ये फाइनेंशियल इफेक्ट्स अभी कुछ नहीं होने वाले, और फाइनेंशियल इफेक्ट्स को हमको वैसे भी वरी नहीं करना चाहिए। अगर आप बजट देखिए लास्ट 10 साल में, तो हमारा जो कैपिटल बजट है वो इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा है वीजा वी पेंशन बिल तकरीबन अब स्टेबलाइज हो गया है, ओआरओपी का इफेक्ट स्टेबलाइज हो चुका है। तो इसलिए इसका जो पोजीशन है ये फाइनेंशियल तरीके से मत देखिए, यूथ प्रोफाइल देखिए, यंगस्टर्स की मोटिवेशन देखिए, देश की सेवा देखिए, और जैसे बताया गया कि आउटसाइड बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैं एयरफोर्स की तरफ से बताऊं, इतने हवाई अड्डे बन रहे हैं, इतना एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पे इतनी एविएशन मेंटेनेंस की एक्टिविटी चल रही है। इंडिया एक एमआरओ का हब बनने वाला है, तरह तरह के एरिया में अपॉर्चुनिटीज हैं। और सिमिलरली आर्मी और नेवी के लिए इतना समुद्री जहाज इतने बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये जो स्कीम है, मुझको बिल्कुल शंका नहीं है, फिक्र नहीं है कि ये जब यंग लोग ट्रेन होके बाहर जाएंगे उनको किसी तरह की तकलीफ होगी जॉब ढूंढने के लिए। सुनील आनंद सर, एक चीज़ और कि यूथ, क्योंकि जो हमारी सेना जिसकी एवरेज जो एज है वो कम हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन या यूथ वहाँ पर नज़र आएगा, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से सेना के काम, उसकी पोटेंशियल पर दिखता है? क्योंकि भारत में ख़ासतौर पर जिस एज ग्रुप को हम शामिल कर रहे हैं इस स्कीम के ज़रिए, वो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ उसके अंदर होता है भारतीय सेना को सर्व करने का। और क्या इसके ज़रिए हम जो 4 साल की ट्रेनिंग है और उसके बाद जो 25% लोग रिटेन किए जाएंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे, वो हमें एक और बेहतर पूल मिल पाएगा हमारे यंगर टैलेंट से? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो स्कीम है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज कि हम जो यूथ फ्रॉम 17 to 21.5 कैप्चर कर रहे हैं, वी आर मेकिंग आर्म फोर्सेस, हम आर्म फोर्सेस को यंग जोशीले आदमियों से भर रहे हैं। पहली बात इमीडिएटली, यानी दैट इज द मेन एम।
जो कहा जा रहा है कि भाई पेंशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे आई डू नॉट एग्री विद यू एंड एज इट हैज बीन एम्प्लीफाइड कि इसका अभी तुरंत कोई भी एडवांटेज नहीं है. इट इज द मेन एम इज टू मेक हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी सेनाओं को जो यंग लोगों से, यूथ से भरा जाए, ताकि ये आराम से एक्सपीरियंस के साथ हमेशा अवेल तैनात हों. नाउ इनका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ. ये जो अभी हमारे ये ज्वाइन करेंगे हर 4 साल में, हर साल फॉर 4 years. पहली बात तो एडवांटेज ये है कि जैसे ही यूथ ज्वाइन करता है तो वो एनर्जेटिक होता है, वो बड़ा एंथुजियास्टिक होता है. मैं हमारे लिहाज से बात कर रहा हूँ कि जब हम छोटे होते थे तो हमको ये है कि भाई ये फौज ज्वाइन करनी चाहिए. फौज ज्वाइन करके फौज पहनने का यूनिफॉर्म ही अपना ही इसके एक मजा होता है. साथ ही साथ जब आप ज्वाइन कर जाते हो उसके बाद आप देखते हो कि भाई अरे ये तो फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग हम करते हैं 4 साल की, इसके अंदर आप वेरियस फील्ड्स में आपका एक्सपीरियंस, स्किल ग्रो किया जाता है आर्म फोर्सेस में. अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये फौज लाइक कर रहे, आप बहुत मजा आ रहा है आपको इस फौज में और आप ज्वाइन करना चाहते हो, आगे भी चलना चाहते हो, तो 25% क्या एक पॉकेट है जहां पर आप कंटिन्यू भी कर सकते हो आगे आपको री एम्प्लॉय करने की. जी. जो बाकी के जो 35, जो बाकी के 75% है, इनके बारे में जो एक अच्छी मिलिट्री ट्रेनिंग अडॉप्ट कर चुके हैं, जिनके पास स्किल ऑलरेडी है वेरियस फील्ड्स में, लाइक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी रन करने में, आईटी का एक्सपीरियंस है, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इतना हाई तजुर्बा है, एविएशन स्पेशलाइजेशन, हाइड्रोग्राफिक स्पेशलाइजेशन, डोमेस्टिक, अन्य हजारों फील्ड में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि जैसे ही ये सिविल वर्ल्ड में जाते हैं तो दिस इज अ रेडी मेड, उनको बना बनाया एक इंसान मिल जाता है हु इज एक्सट्रीमली रेडी. मतलब द कॉर्पोरेट्स आर वेटिंग, दे कैन जॉइन बैंक्स, they can join हमारे logistics supply and warehousing industry, Right, sir. जो कि बहुत ज्यादा पनप रही है. To join them, hotel industry, shipyards for maintenance and repairs, merchant navy, you can name. So the probability of they who are already skilled, they getting absorbed automatically by these institutions are very, very high. Hence, it will be the most, I mean, the best thing to happen is, this scheme is, कि भाई जो कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके पास वो स्कोप है, और जो नहीं कंटिन्यू वो बाहर जाते हैं उनके पास इतने ज्यादा फील्ड हैं, और दे आर नाउ मोर, व्हाई विल द इंस्टीट्यूशन आउटसाइड वांट देम. राइट सर. यानी कि दे आर पैट्रियोटिक, साफ तौर पर कहें कि के अंदर काम करने का तजुर्बा है. वेन्यूज खुलेंगे एक तरफ जहां पर सेना में 25% को रिटेन करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, और वहीं दूसरी ओर जो 75% ट्रेनिंग के बाद आएंगे उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में या दूसरे जो गवर्नमेंट सेक्टर जहां पर प्रेफरेंस देने की बात हो रही है वहां पर उनके लिए मौके होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए. तो आज इतना ही. नमस्कार.